और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। ऐसे में बंगाल में 92% जो है वो वोटिंग हुई है और 2021 का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। 2 चरणों में ये मतदान हुआ है, जिसके बाद से 92% से ज्यादा मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ जो है वो वोटिंग हुई है। बुधवार को दूसरे फेज की वोटिंग हुई। 142 सीटों पर 92.48% वोट पड़े हैं और इससे पहले 23 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग हुई थी, जिसमें 152 सीटें थी और वहां पर भी 93.19% मतदान हुआ था और ये बंगाल के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग है। इससे पहले की अगर बात करें तो बंगाल में 2021 में 84.72% जो मतदान दर्ज किए गए थे। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं ने 92.28% दी, तो वहीं पुरुषों की अगर बात करें तो 91.07% वोट डाले गए थे। और इस बार चुनावी हिंसे में भी लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। और ऐसे में बंगाल के अलावा तमिलनाडु बात करें तो तमिलनाडु में 23 अप्रैल, केरलम, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। 5 राज्यों में केरलम में सबसे कम जो है वो वोटिंग हुई है। 4 मई को सभी राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे। ऐसे में सबकी निगाहें जो है अब 4 मई को टिकी हुई है। 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और अब 4 मई का इंतजार है। आलोक द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उनसे जानते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुए हैं पश्चिम बंगाल में, पहले फेज में भी और सेकेंड फेज में भी। आलोक जी, वोटिंग इस बार भी ज्यादा हुई है, सेकंड फेज में भी पश्चिम बंगाल की बात करूं तो क्या लग रहा है ये जो ज्यादा मतदान है ये क्या इस बार की सत्ता पलटेंगे? देखिए, अगर सत्ता पलट जाए तो कुछ भी असर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मेहनत कर रखी है और कुछ न कुछ जो एंटी थी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ, वो शायद इनके पक्ष में जा रही है। बट मैं भी चीज कहना चाहूंगा, चूंकि देखिए अभी ये एग्जिट पोल आया हुआ है, हो सकता है जो एक्चुअल आंकड़ा कुछ और भी हो सकता है। देखिए, कहना अच्छा था थोड़ा सा कि वहाँ किसकी सरकार बनेगी। भाजपा ने बड़ी मेहनत की है, श्री बंसल ने बड़ी मेहनत कर रखी है, इनके जितने सिपाही सलार है उन सबने बड़ी मेहनत कर रखी है। बिल्कुल। तो कहीं नहीं उससे देखिए वोटिंग परसेंट बहुत ज्यादा हुआ है, उससे एक संदेश जो बन रहा है कि शायद सत्ता परिवर्तन हो जाए। और कुछ तो इनके नेताओं का बयान है, जैसे ममता बनर्जी ने बोला कि अल्लाह की कसम, इनको यहाँ तक बोलना पड़ा है। अभिषेक बनर्जी ने सीधे सीधे धमकाया है वोटरों को कि पिछले बार मैंने माफ कर दिया, माफ नहीं कर पाऊंगा, आपका दिल्ली कोई गठबंधन को बचा नहीं सकता है। तो शायद कहीं न कहीं इनकी छल्लाहट लग रही है, जो इनको दिख रहा है कि शायद हम बंगाल चुनाव हार रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज होती है, देखिए अनिता जी, बहुत कुछ कह देती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। और बॉडी लैंग्वेज इस तरह बॉडी लैंग्वेज के आधार पर हम निर्णय क्या, तो ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी की जो विदाई है वो सत्ता से शायद होने वाले बंगाल की सत्ता से। बट अभी ठीक, हम लोग 3 दिन का वेट करेंगे, उसके बाद मेरे ख्याल से जो पिक्चर क्लियर हो पाएगी। बट वर्तमान जो परिस्थितियां भी दिख रही है, वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होना, इनके नेताओं का उलझुल बयान करना, टीएमसी नेताओं का, वो शायद कहीं न कहीं इंडिकेट कर रहा है कि लग रहा है कि शायद सत्ता परिवर्तन हो जाए। बिल्कुल। एग्जिट पोल की अगर बात करें आलोक जी, तो एग्जिट पोल पर अब पश्चिम बंगाल में तो सिर्फ बीजेपी हर जगह दिखाई दे रही है, तो क्या बोल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल इस बार भगवा हो गया है? देखिए, लगता है इस तरह की भगवा हो गया है। और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी देखिएगा सरकार बनती है तो बहुत बड़ी घटना हो रही है, क्योंकि बंगाल भाजपा की लिस्ट में बंगाल शुरू से उनकी हिट लिस्ट में है। बंगाल हुआ, कश्मीर हुआ। दूसरा देखिए, बंगाल में बहुत एक बड़ा मुद्दा है, वहाँ बांग्लादेशी बहुत ज्यादा आ गए हैं, ये समस्या वहाँ पर है। और कहीं न कहीं माना गया है कि ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक के फायदे के लिए ये सब किया है। अगर ममता बनर्जी सचमुच मेरा वोट के फायदा के लिए अगर बांग्लादेशियों के यहाँ पर ले आए हैं, तो कहीं न कहीं जो बांग्लादेश जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, उनके कहीं न कहीं हितों की अनदेखी की गई है। बिल्कुल। जब संख्या बढ़ती है, जाहिर सी बात है, जो सरकार के संसाधन होते हैं वो सब में डिवाइड होते हैं। वो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो सुविधाएं उनको देनी पड़ेगी, सुविधाएं बढ़ेंगी तो आप सरकार का पैसा खर्च करेंगे। देखिए, जो किसी सीएम का व्यक्तिगत पैसा नहीं होता है, स्टेट पर जो भी फंड होता है वो वहाँ के लोगों का होता है फंड, और उनके लोगों के डेवलपमेंट यूज होनी चाहिए। अगर दूसरे देश से लोग आएंगे हमारे यहाँ और फिर समस्या आती है तो कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। ऐसे में आलोक जी, अगर ममता बनर्जी हार जाती हैं तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी ये अचीवमेंट होगी, या फिर अगर मैं ये कहूँ कि बीजेपी हारती है तो ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी ये? देखिए, अगर बीजेपी बंगाल में जीत जाती है तो भाजपा की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। ये उतनी बड़ी अचीवमेंट है जो भाजपा की 2014 में मोदी सरकार आने के बाद हुई थी, वही अचीवमेंट होगी अगर बंगाल में भाजपा आ जाती है तो। क्योंकि इतना बड़ा मुस्लिम वोट बैंक, 30% से ऊपर वहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक है, ममता बनर्जी के अपने कास्ट के लोग हैं। इसके बाद अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। और ये दूसरे राजनीतिक दलों के लिए सबक होगा कि उनको बिल्कुल समझना चाहिए कि साउथ में
जो सिर्फ कर्नाटक वहां भाजपा सरकार है, वहां पर सरकार भाजपा की नहीं बन सकती है। भाजपा के जो लोकल ग्राउंड पे काम करते हैं, इनके जो कार्यकर्ता है, इनका जो संगठन है, ऊपर से इनके पास जो इनके अनुवासित संगठन आरएसएस हो गया, तो इनके संगठन है, ये सब लोग जमीन स्तर पर काम करता है। इनका काम कभी लोगों को, हम लोग यहाँ बैठ कर नहीं देख पाते हैं कि आरएसएस व्यक्ति वहां जाके लोगों को कैसे मोबिलाइज करता है, कैसे लोगों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है। इसलिए कभी भी मीडिया की खबरों पर भी नहीं आता कि आरएसएस किस तरह से काम करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ माहौल बनाने का पूरा प्रयास करता है। बिल्कुल। तो जो दूसरी राजनीतिक दल है उनको भी सोचना पड़ेगा कि उनके पास जब तक भारतीय जनता पार्टी जैसा मजबूत संगठन नहीं होगा, उनसे लड़ाई कभी भी आसान नहीं हो सकती है। बिल्कुल। और ऐसे में जब से वोटिंग की स्टार्टिंग हुई थी और जब से चुनावी बिगुल बजा था, उस समय से तमाम बीजेपी के जो भी दिग्गज थे वो पूरे के पूरे मतलब पश्चिम बंगाल में डेरा डालकर बैठे थे। सबसे ज़्यादा अमित शाह वहाँ पर ज़्यादा दिनों तक रहे और ऐसे में इस इतनी मेहनत और इतनी सारी जनसभाओं के बाद अगर बीजेपी को हार मिलती है तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। आलोक जी, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को हार मिलती है तो कहीं न कहीं उनका जो कार्यकर्ता उनका मोरल डाउन होगा। जैसे आप भी जानते हो कि बंगाल का चुनाव होता है बेसिकली, वो कहीं न कहीं वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खून खच्चर होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी कई करता हूँ मारा गया है, वामदल कई करता हूँ मारे गए, सीधे मतलब मारपीट नहीं होती, सीधे मार दी जाते वहां पर। तो जो पश्चिम बंगाल की राजनीति बेसिकली खूनी राजनीति मैं कह सकता हूँ, खूनी राजनीति वहां पर चलती है पश्चिम बंगाल में, और ये बहुत ही गलत है। सत्ता आती रहेगी, सत्ता जाती रहेगी, उसके लिए ठीक है। एक सवाल आलोक जी मेरा आपसे और रहेगा, असम को लेकर अगर मैं बात करूं तो क्या लग रहा है असम में कि सीएम जो है हेमंता बिस्वा शर्मा अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहेंगे इस बार? 100%। हेमंता बिस्वा देखिए बहुत मजबूत सीएम है। हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार जो है वो फिर से रिपीट करेगी, इसमें मुझे कोई संदेह। मैं सब कल भी डिबेट बैठा हूँ, तब भी मैंने कहा था हेमंता बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत सीएम है उनमें से एक है। दूसरे नंबर पे आते हैं, सबसे मजबूत इनकी योगी जी है, दूसरे नंबर पे हेमंता बिस्वा शर्मा है। और हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो 100% के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। और देखिए जिस तरह से पवन खेड़ा ने आरोप लगाया उनके पत्नी के ऊपर, जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया, अगर वो डिफेंसिव मोड में हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये उनके शासन के दोबारा आने में खतरा हो जाता है। लेकिन जिस तरह से अटैक किया, पवन खेड़ा को एड़ा पेड़ा जो भी बोला, जो भी कहा उन्होंने, जो उन्होंने एक रिपोर्ट किया उन्होंने, वो काबिल तारीफ था। और उसकी वजह से जो आसाम की जनता उनसे जुड़ी हुई थी तो छिटक नहीं पाई। अगर मुद्दा को ज्यादा हवा मिल जाती तो आसाम की जनता को उनसे छिटक सकती थी, बट उन्होंने गजब का काउंटर किया। जो भी उनकी टीम रही होगी या उनको खुद की सोच थी, जिसकी भी थी, मतलब काबिल तारीफ थी वो। ठीक है, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका। बता दें कि चुनाव के बाद से जारी कई एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त मिलने और असम में उसकी जीत की हैट्रिक और साथ ही केरल में यूडीएफ की जीत की संभावना जताई जा रही है।